नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। कल हमारी क्लास नहीं आई थी क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी। मोबाइल थोड़ा सा बेकार हो गया था, तो ये रिपेयरिंग के लिए गया था मोबाइल वहाँ पे। तो इसलिए क्योंकि वीडियो हम मोबाइल से ही बना रहे हैं, तो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी। क्योंकि ये क्या कि मैं हमारा जो मोबाइल था ख़राब हो गया था, तो थोड़ा सा ठीक है समस्या हो गई थी। जो कैमरे वाली समस्या आ रही थी, मैंने बताया था आपसे, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये कर रहा था सिस्टम वहाँ पे। तो वो समस्या का कल समाधान हो चुका है और आज हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आप लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और कल आपने वीडियो का इंतज़ार भी किया होगा, नहीं आ पाई थी। देखिए, अगर आप लोग ने पिछली वाली क्लास मेरी नहीं देखी हो तो आप उन क्लासों को देखिए, उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएंगी। अगर नहीं भी देखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा। आप इस क्लास को भी देख सकते हो आसानी से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं पिछली क्लास में मैंने भारत की प्रमुख नदियाँ और मैंने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था मैंने लास्ट टॉपिक वो था हमारा कि जो भारत की नदियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, मैंने कहा था कि जब कोई नदी एक देश की सीमा से किसी अन्य दूसरे देश की सीमा में जाती है तो उस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। और एक वो नदी होती है जो किसी एक ही देश की सीमा के अंदर प्रवाहित होती है और अपना जल किसी महासागर में जाकर के गिराती है, ऐसी नदियों को राष्ट्रीय नदी कहते हैं। राष्ट्रीय नदी और अंतर्राष्ट्रीय नदी, तो नदियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। यानी जल अपवाह के आधार पर जो नदियाँ लेकर जाती हैं, अपना जल लेकर के जाती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय। दो प्रकार की नदियां होती हैं और विश्व में बहुत ऐसी नदियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नदी की श्रेणी में आती हैं और अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद भी होता है। जैसे सिंधु नदी तंत्र जो हमारा है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद है, क्योंकि इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और उन सहायक नदियों का जो 3 नदियां हैं उनका 70% जल, ठीक है, सॉरी 80% जल पाकिस्तान यूज करता है, 20% भारत यूज करता है। और इसी तरीके से 3 नदियां और हैं, उनका जल 80% भारत यूज करता है और 20% जल पाकिस्तान यूज करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी को लेकर के जल विवाद होता ही रहता है कि कौन देश कितने जल का दोहन करेगा, उपयोग करेगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदी और राष्ट्रीय नदी, मैंने कहा था किसी एक देश की सीमा के अंदर प्रवाहित होने वाली, किसी एक देश की सीमा के अंदर, सीमा के भीतर प्रवाहित होने वाली, यानी केवल एक ही देश से होकर के जाए और फिर अपना जल कहाँ गिराए, जा करके किसी समुद्र में या किसी महासागर में अपना जल मिलाती है, तो ऐसी नदियों को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। जैसे भारत में बात करूं तो बहुत सारी नदियां हैं, जैसे आपकी लूनी नदी, लूनी है, नर्मदा है, तापी है, ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे एक देश में प्रवाहित होने वाली कौन सी है, लूनी है, नर्मदा है, तापी है, ठीक है, माही है, महानदी है, ठीक है, ठीक है। और किसके बाद, ठीक है, गोदावरी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है, पेरियार है। ये क्या है, ये वो नदियां हैं जो केवल ये, और इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अपना जल केवल एक ही देश से प्रवाहित करके सीधा कहाँ, महासागरों में जाकर के मिल जाती हैं। आपको पता है कि इनमें से पेरियार नदी आपके कहाँ जाकर के गिरती है, अरब सागरी खाड़ी में। नर्मदा, तापी, माही, ये नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं, अरब सागरी खाड़ी में। लेकिन बाकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी की सभी नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, भारत में अंतर्राष्ट्रीय नदी भी हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन कौन सी होती हैं, जब कोई नदी मैंने बताया था, जब कोई नदी अपना जल एक देश के अलावा किसी अन्य देश की सीमा से भी प्रवाहित करती है तो ऐसी नदियों को अंतर्राष्ट्रीय नदी की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे इसमें से, जैसे सिंधु है, सतलज, सिंधु व सहायक नदियाँ, वह इसकी सहायक नदी और इसकी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, इसकी बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, बाएं तट वाली, इसकी बाएं तट वाली सहायक नदियाँ, ये सभी क्या हैं, ये सभी की सभी अपना जल कहाँ, ये सिंधु नदी हो गया, सिंधु की सहायक नदियाँ होगी, जैसे सतलज होगी,
सतलज, झेलम, चिनाब, ये। इसके अलावा गंगा नदी, गंगा हो गया। गंगा के अलावा ठीक है ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के अलावा ठीक है इधर से मैंने बताया भी था एक नदी और है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, और ठीक है एक महानंदा नदी भी है, जो महानंदा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी की श्रेणी में ही आती है। और इसके अलावा देखिए कोसी है, ठीक है, गंडक है, घाघरा है, ये सभी की सभी अंतर्राष्ट्रीय नदी की श्रेणी में आती है, क्योंकि ये आप हिमालय से निकल करके आती है और हिमालय में नेपाल की श्रेणी से नेपाल से होती हुई आती हैं और भारत में आकर के गंगा में अपना जल मिलाती हैं। ठीक है, चलिए तो हो गया। ये कुछ नदियां हैं जो अपना जल एक देश की सीमा नहीं बल्कि एक देश से अधिक सीमाओं में प्रवाहित करती हैं। ऐसी नदियों को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए भारत में छोटी बड़ी कितनी, भारत में छोटी बड़ी नदियों को मिलाकर के बात करें तो कुल नदियां 200 से अधिक हैं। कितनी है? 200 से अधिक। 200 से अधिक नदियां हैं भारत में। कुल नदी की बात करें कि कुल नदियां कितनी हैं तो वो 200 से अधिक है। भारत की अधिकतर नदियां, भारत की अधिकतर नदियों का अपवाह क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि भारत की 77% नदियों का, भारत की 77% नदियों का अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में होता है। बंगाल की खाड़ी में होता है तथा 23% नदियों का अपवाह क्षेत्र, ठीक है, अपवाह क्षेत्र अरब सागर में होता है। अरब सागर में होता है। और ये 77% अपवाह क्षेत्र है, इनमें से ठीक है अधिकतर नदियां कहाँ जाके गिराती हैं अपने जल? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, इनमें से ये जो प्रतिशत है, आप मैंने बताया था कि 77% नदियों का अपवाह क्षेत्र, 77% नदियाँ नहीं है, ये 77% अपवाह क्षेत्र है, जबकि भारत की 90% नदियाँ, ठीक है, क्या है? भारत की 90% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, जबकि 10% नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, ये जो मैंने बताया था आपसे कि 77% नदियों का अपवाह क्षेत्र, ठीक है, बंगाली खाड़ी की तरफ होता है, तो इन 77% जो अपवाह क्षेत्र है, उस 77% अपवाह क्षेत्र को ये 90% नदियाँ प्रवाहित करती हैं अपना जल, जिनमें से सबसे बड़ी नदी भारत की गंगा नदी है। और गंगा नदी अपना जल लेकर के कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में।
और गंगा ही नहीं बल्कि गंगा के साथ अन्य इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अभी मैं नदी तंत्र भी पढ़ाऊंगा तो वहाँ नदी तंत्र में आप देखोगे। पहले हम बेसिक जानकारी देख लें, क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस का तो एग्ज़ाम जो हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया है कि जो संविधान था, संविधान के प्रत्येक पृष्ठ का डिजाइन किसने किया था, यानी प्रत्येक पृष्ठ को किसने सजाया। तो उसमें एक व्यक्ति थे, नंदलाल बोस करके कुछ नाम था उनका, और ठीक है ऑप्शन में था। और काफ़ी स्टूडेंटों ने इसका आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लगाया है। देखिए ये ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, तो ये उन्होंने केवल इटैलिक भाषा में संविधान को लिखा था, बल्कि ना कि उनके पृष्ठों का इन्होंने ठीक है सजाया था, इनके पृष्ठों को ना कि सजाया था, बल्कि इन्होंने अपने एक इटैलिक भाषा में उस संविधान को लिखा था। सजाने वाले नंदलाल बोस थे। मेरे पास पेपर नहीं है, और मैं बता देता हूँ कि हमने जो पढ़ाया था उसका लगभग कम से कम 80% एग्ज़ाम में फंसा है। 80%। मैंने करंट अफेयर की गारंटी नहीं ली थी, मैंने जो ऑफलाइन मैंने वहाँ पढ़ाया था 80% एग्ज़ाम में मेरे में आए, एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आए हैं। और लगभग कम से कम 27 क्वेश्चन मेरी पहली शिफ्ट में लगे थे, 17 तारीख की पहली शिफ्ट में। ठीक है, 27 क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंटों को गिनवाए भी थे जाकर के कि 27 क्वेश्चन वहाँ पर लगे हुए हैं। और प्रत्येक स्टूडेंटों को मैंने उसमें नोट्स में बताया था कि आप अपना नोट्स चेक कीजिए और इन 27 क्वेश्चनों को मैच कीजिए। और कुछ क्वेश्चन तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे रखाए आए थे कि जो हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम उतर गए थे। जैसे कौन सा आया था, जैसे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत आ गया था। और एक आया था 160 इलाहाबाद में, यानी न्यायाधीशों की संख्या, अधिकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, बिल्कुल 160 मैंने लिखवाया था। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले ही मैंने कराया था और बिल्कुल हूबहू वहीं आ गया था उठा हुआ। ठीक है, तो चलिए आप तैयारी करते रहिए। देखिए तो यहाँ पर तो इस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा बताने का ये उद्देश्य था। क्योंकि देखिए आजकल क्वेश्चन का पता नहीं कि क्या पूछ ले। बताइए, संविधान के पृष्ठों का डिज़ाइन पूछ लिया, जो कि बच्चे उम्मीद तक नहीं करते। यूपी पैट में क्या पूछा था आपको पता है? यूपी पैट में महात्मा गांधी जी की लंगोटी पूछ ली थी, कब पहनना शुरू किया था। तो आजकल क्वेश्चनों का कुछ पता नहीं है। हो सकता है यहाँ से पूछ ले आपसे कि कितनी प्रतिशत नदियाँ हैं आपके जो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, तो 10% नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए हो गया। देखिए हिमालय बनने से पहले भारत की कुछ नदियाँ अपना जल 33 सागर में गिराया करती थीं। 33 सागर में गिराती थीं। जहाँ आज हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ से आज से लगभग कम से कम लगभग ठीक है 20 करोड़ साल पहले यहाँ पर 33 सागर हुआ करता था। लेकिन इसकी प्रक्रिया यानी बहुत ज़्यादा प्रक्रिया लगी इसको बनने में, हिमालय पर्वतमाला को बनने में कई चरण चले। ठीक है, इयोसीन कल, मायोसीन कल्प, ठीक है, प्लेस्टोसीन युग, ये बहुत सारे युग चले थे। और इन युगों में हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। हिमालय का जो सबसे पहला भाग जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, उसे हम आज ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर महान हिमालय की श्रृंखला आई, फिर मध्य हिमालय की श्रृंखला आई, और वर्तमान में जिस श्रृंखला का अभी भी जारी है, हिमालय पर्वतमाला का उत्थान अभी भी जारी है, इसलिए इसे वलित पर्वतमाला की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन हिमालय की एक ऐसी श्रृंखला है जिसका उत्थान अभी भी जारी है, उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं, जो इसका सबसे दक्षिणी पाद होता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी छोर है इसका हिमालय का। तो 33 सागर में अपना जल गिराती थी। ठीक है, और ये जल ही नहीं बल्कि अपने साथ अवसाद भी लेकर के जाती थी, और जिनके कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। जिनमें से कौन कौन सी नदियाँ थी? जैसे सिंधु अपना जल कहाँ गिराती थी? 33 सागर में। सिंधु के साथ साथ सतलज ये अपना जल कहाँ गिराती थी? ये भी 33 सागर में। इसके साथ साथ झेलम नदी, जब ये सिंधु की सहायक नदी नहीं थी, ये भी अपना जल कहाँ गिराती थी? 33 सागर में। और इसके साथ ये इस वाले यानी बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल गिराती है आज वर्तमान में, ब्रह्मपुत्र नदी, यह भी अपना जल कहाँ गिराती थी? ये भी 33 सागर में गिराती थी। और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियाँ और थीं। प्रायद्वीपीय भारत की 2 नदियाँ और थीं जो अपना जल 33 सागर में गिराती थी। जिनमें से एक नदी का नाम था, ठीक है, चंबल, और एक का नदी का नाम था बेलना।
चंबल और बेलना नदी, ये दो नदियाँ प्रायद्वीप भारत की ऐसी नदियाँ थीं जो अपना जल कहाँ गिराती थीं? टेंथिस सागर में गिराती थीं। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति के साथ इनका नदियों का जो जल गिराने का जो मार्ग था वो परिवर्तित हो गया, और आज ये नदियाँ, ये कौन सी नदियाँ, ये कहाँ गिराती है अपना जल? अरब सागर में गिराती हैं, ये अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और इनमें से चंबल नदी भी अपना जल, बेलन और चंबल नदी, ये भी अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं भारत के नदी तंत्र के बारे में कि भारत की जो नदी तंत्र है किस प्रकार का नदी तंत्र है। और ठीक है, चलिए 1 मिनट, जरा मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि और बेहतर तरीके से दिखाई दे। चलिए बाद में डालेंगे, पहले इधर लिखिए। देखिए, उद्गम के आधार पर भारत की नदियाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है ना? उद्गम के आधार पर भारत की नदियाँ दो प्रकार से होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं हिमालय नदी तंत्र, यानी उद्गम के आधार पर भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत का नदी तंत्र लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, भारत का नदी तंत्र, उद्गम के आधार पर भारत का नदी तंत्र, ये सही रहेगा। ठीक है, उद्गम के आधार पर भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों पर? नदी तंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। एक है आपके दो प्रकार, एक है आपके हिमालय नदी तंत्र, एक है आपके प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। एक हिमालय नदी तंत्र है, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। यानी उद्गम के आधार पर भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक आपके प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, एक आपके हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र कौन सा होता है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कौन सा होता है? ठीक है, चलिए, हिमालय नदी तंत्र होता क्या है? हिमालय नदी तंत्र, ठीक है, नदियों का वह तंत्र या नदियों का वह जाल जो नदियाँ अपना जल यानी अपना उद्गम हिमालय वाले क्षेत्र से करती हैं और अपना जल बंगाली खाड़ी और अरब सागर में अपने जल गिराती हैं, बंगाली खाड़ी और अरब सागर में गिराती हैं। ऐसे नदी तंत्र को हिमालय नदी तंत्र कहा जाता है। साधारण शब्दों में समझो तो ये मैं कहूँ कि वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और अपना जल बंगाली खाड़ी और अरब सागर में गिराती हैं, ऐसी नदियों को और ऐसी नदियों से बने जाल को हिमालय नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है भारत ये एक भारत देश है, और मैं बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ ये है हिमालय नदी तंत्र, ये हिमालय है और ये हिमालय है, और हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे यहाँ से आपको पता होगा, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है, आगे जा कर के मिठानकोट में मिल जाती है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है। ठीक है, और अन्य बहुत सारी नदियाँ, गंडक, कोसी, रामगंगा, ये सभी कहाँ से निकलती हैं? ये सभी की सभी नदियाँ आपके कहाँ से निकलती हैं? ये हिमालय से निकलती हैं, और इसलिए इनसे जो तंत्र बनता है उसे हिमालय नदी तंत्र कह देते हैं। और ये कि यहाँ से मैंने कहा था मध्य भारत से शुरू हो जाता है आपके प्रायद्वीप है, और प्रायद्वीप होता क्या है? मैंने बताया था कि इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, यानी भारत का वह हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा है, ऐसे हिस्से को प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारी नदी निकलती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी यहाँ पे हो गया, महानदी। ठीक है, और इसके साथ साथ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। ठीक है, ये बहुत सारी नदियां हैं जो कहाँ अपना जल गिराती हैं, जो अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों में गिराती हैं। यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियों की श्रेणी में आती हैं, इन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। और ये भाग आपके, ये पूरे का पूरा भाग आपके प्रायद्वीप है, और मैंने प्रायद्वीप भी बता दिया प्रायद्वीप होता क्या है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या नहीं किसी को? चलिए आगे देखिए। तो मैं भी बात कर रहा था हिमालय नदी तंत्र की, और हिमालय नदी तंत्र कौन सा होता है?
देखिए, शायद मेरी स्पीड स्लो हो, लेकिन समझाने का तरीका मेरा स्लो नहीं है, आप ध्यान रखना। समझ में आपके में एक बार में ही आ जाएगा, इसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। चलिए, तो हिमालय नदी तंत्र की मैं बात कर रहा था। मैंने कहा था 2 प्रकार के नदी तंत्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के नदी तंत्र? एक हिमालय नदी तंत्र है, एक आपका, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। बस थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए, हो गया। अब बात करते हैं हिमालय नदी तंत्र की। हिमालय नदी तंत्र क्या है? हिमालय नदी तंत्र देख लीजिए आप, हिमालय नदी तंत्र, ठीक है, हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, ऐसे नदी तंत्र को हिमालय नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा होता है हिमालय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र आप जानते भी हैं सामान्यतः, ये नदी तंत्र होता है हमारा नदी तंत्र हिमालय वाला। इसके अंतर्गत प्रमुख नदियाँ आती हैं, 3 प्रमुख नदी तंत्र होते हैं, 3 प्रमुख नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट सिंधु, सिंधु नदी तंत्र। नंबर सेकंड गंगा नदी तंत्र। और नंबर थर्ड ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इसी तरीके से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करूं मैं, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये हिमालय नदी तंत्र हो गया, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र इधर देख लीजिए आप, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं देखिए। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, माही। ठीक है, ये नदी तंत्र है, गोदावरी नदी तंत्र, नदी तंत्र, नदी तंत्र। ठीक है, ये रही। तो कृष्णा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, ये इसी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये जो नदियां हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी की सभी नदी तंत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं सिंधु नदी की, तो सिंधु के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं देखिए। पहला मैं इसको डाल देता हूं हेडिंग, तो इसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं देखिए, इसमें से इसके आती हैं देखिए, सिंधु हो गया, झेलम है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ श्योक, श्योक है, गिलगित है, श्योक है, गिलगित है, श्योक गिलगित हो गया। ठीक है, गोमल है, गोमल है, काबुल है, कुर्रम है। ठीक है, सतलज है। ठीक है, जो इसकी मानते हैं झेलम है, इसी की सहायक नदी झेलम है, चिनाब है, रावी है, रावी, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा हम बात करें, एक सेकंड बस थोड़ा रुक जाइए, इसके अलावा मैं अगर गंगा नदी तंत्र की बात करूँ, गंगा नदी तंत्र, तो यहाँ देखिए गंगा, गंगा देखिए सहायक नदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। हम एक एक नदी तंत्र को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। देखिए गंगा नदी तंत्र,
इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट देखिए, यमुना, यमुना, गोमती, घाघरा, घाघरा, गंडक, कोसी, रामगंगा, रामगंगा, ठीक है, हुगली, ठीक है, महानंदा, महानंदा, ठीक है। ये वो नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं और इनसे मिलकर के नदी तंत्र बनता है। और यही नहीं बल्कि इसके इधर से आकर के बाएं तट से एक नदी मिलती है। आप जानते भी हैं कि बाएं तट से जो सबसे बड़ी नदी इसके आकर के मिलती है, एक तो दाएं तट से होगी तो भारत में ही मिलती है, एक होती है इसकी गंगा की सबसे बड़ी बाएं तट से मिलने वाली नदी। इसे हम जानते हैं किसके नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, जो बांग्लादेश में जाकर के मिलती है, भारत में नहीं मिलती। तो भारत की तो नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात करूं सर ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र यहाँ लिख देता हूँ, ब्रह्मपुत्र। एक एक को करके चलिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आता जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियाँ जैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे दिबांग है, दिबांग है, दिहांग है, लोहित है, मेरा नाम मत लिख लेना, मैं रोहित हूँ, ये लोहित है, ठीक है, याद रखना लोहित है। और इसके बाद धनसिरी, धनसिरी, ठीक है, धनसिरी के साथ साथ कंपिली, कंपिली, जिया भरेली, जिया भरेली, रंगा, रंगा इसी के अंतर्गत आती है, मानस, सुवर्णश्री, सुवर्णश्री, तीस्ता, तीस्ता, तो ये तीस्ता नदी, ठीक है। बूढ़ी गंगा इसी के अंतर्गत आती है, बूढ़ी गंगा, ये सब नदी इसी के अंतर्गत आती हैं और इसी की सहायक नदियां हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अभी और बची हैं, जैसे गोदावरी की बची हैं, कृष्णा की बची हैं, कावेरी की बची हैं। तो ये प्रमुख सहायक नदियाँ, इनको तो भैया आप याद करके चलिए। फिर एक एक नदी तंत्र को दिखाएंगे, कौन सी कहाँ आकर के मिलती है, कैसे मिलती है। ये नदी तंत्र के बारे में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, मैं इधर वाले को मिटा देता हूँ जिससे कि आप इधर से कंटिन्यू देखते चलें, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको नोट करते चलना है एकदम अच्छे तरीके से। आपके एक एक नदियाँ हो जाएंगी याद, नदियाँ ही नहीं बल्कि इनकी सहायक नदियों को याद करने में बहुत दिक्कत आती है, तो ये भी आपके याद हो जाएंगी, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए ये हो गया। मैंने बताया था कि देखिए गोदावरी, गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ, पहले गोदावरी देख लेते हैं। गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे गोदावरी के वैनगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा, पैनगंगा। देखिए वैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, प्राणहिता, ठीक है, प्राणहिता। इसके साथ साथ और भी जैसे इंद्रावती है, ठीक है, पूर्णा है, सबरी है, इंद्रावती है, पूर्णा है, सबरी है। और देखिए एक नदी और है इसी के अंतर्गत जो आती है, जैसे आपके मंजीरा, मंजीरा भी है साथ में, मंजीरा,
मंजीरा, ठीक है, वर्धा, वर्धा, वर्धा। और देखिए एक नदी और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बनते भी हैं, इसका नाम है प्रवरा, प्रवरा नदी। और देखिए प्रवरा नदी जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों लिख रहा हूँ इसे प्रवरा को, देखिए प्रवरा आपके ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। क्यों? क्योंकि प्रवरा नदी के तट पर ही सिंधु घाटी काल का सबसे प्राचीनतम स्थल प्राप्त हुआ है, और इसे हम जानते हैं तो दैमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में प्रवरा, तो महाराष्ट्र का दैमाबाद क्या है, दैमाबाद। और यहीं से गणेश पूजा के सबसे प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी सिरा प्रवरा नदी के तट पर ही स्थित है, जो गोदावरी की एक सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ याद रखना। आगे चलें हम सर, आगे बात करें। देखिए लाइट बहुत समस्या कर रही है आज, और काफ़ी बार बार आ रही है जा रही है, बस इसका आप ध्यान रखें थोड़ा सा, तो आप सभी लोग, ठीक है। और मोबाइल की टॉर्च जल नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों, कोई समस्या हो चुकी है, तो आप सभी लोग प्लीज़ देखते रहिए थोड़ा सा। शायद हो सकता है कि ज़्यादा साफ ना दिखाई दे, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि साफ़ ही दिखाई दे। तो क्लास कंटिन्यू रखिए, आप रोकिए मत ना बिल्कुल भी। मैं नहीं दिखाई दूँ बेशक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास नहीं रुकनी चाहिए अभी, ठीक है। और जल्दी इस समस्या का समाधान हम कर देंगे, लेकिन आपकी क्लास नहीं रुकने देंगे हम बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर यहीं छोड़ देते हैं क्लास को कि भाई चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आपकी मर्ज़ी है। चलिए मैं करा देता हूँ वैसे फ़िलहाल में, जिससे कि आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे तो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कृष्णा की, देख लीजिए कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कृष्णा की देखिए, कृष्णा, कृष्णा की देख लीजिए, कृष्णा नदी तंत्र, ठीक है। कृष्णा नदी तंत्र के अंतर्गत जो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो इनमें से आप देख सकते हैं कि जो नदियाँ आती हैं, जिसमें देखिए जैसे भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, ठीक है। भीमा, कोयना और तुंगभद्रा, ठीक है। तो भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, इसी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम कावेरी नदी की देखें, कावेरी नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र की बात करें तो देखिए कावेरी नदी तंत्र कौन कौन सा है कावेरी, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए सिमसा है, हेमावती है, सिमसा है, हेमावती है, लक्ष्मण है, कौन सी है, सिमसा, सिमसा है, हेमावती है, ठीक है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण है, ठीक है। सिमसा है, हेमावती है, लक्ष्मण है, और इसी के साथ साथ भवानी है, भवानी, भवानी नदी इसी की एक सहायक नदी है, और इन्हीं से मिलकर के बनता है आपके, ठीक है, क्या कावेरी नदी तंत्र। और इसके साथ साथ देखिए एक नदी और है, इसका नाम है अमरावती, अमरावती, अमरावती। इसी के साथ साथ एक नदी और है सर, अमरावती नदी, और अमरावती नदी भी इसकी सहायक नदी है कावेरी नदी की। और एक नदी और है लोकापानी, कौन सी है, लोकापानी, लोकापानी, लोकापानी नदी, ठीक है। चलिए आगे बात करें सर, हम आगे बात करें तो देखिए तापी, तापी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तापी, मैं यहाँ लिख देता हूँ तापी की, अगर आ जाएँ तो तापी, सभी नदियों को देख लीजिए आप, एक एक नदियों का मैं सहायक नदी लिखवाऊंगा, तापी नदी तंत्र, नदी तंत्र, और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तापी, तो तापी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ, जैसे पूर्णा है, गिरना है, ठीक है। इसके साथ साथ पंजारा है, बाथूर है, ठीक है, और एक, ठीक है, बाथूर है, और इसके साथ साथ सर बोरी है, और जो नदियां हैं आगे इसमें से और भी सर अजर है, ठीक है। तो एक बार देखिए कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों की बात करें, जिससे कि नदी तंत्र बनता है, तो इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियों की बात करें, जैसे पूर्णा, गिरना, ठीक है, कौन सी, पूर्णा,
गिरना, गिरना, ठीक है। पूर्णा है, गिरना है, और ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने बताया था आपसे कि पंजारा, पंजारा, ठीक है। और पंजारा के अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ, जैसे वाथुर है, वाथुर के साथ साथ आपके बोरी है, बोरी के साथ साथ आपके अजर है, ठीक है। वाथुर है, वाथुर है, बोरी है, और नंबर 6 पे है आपके, ठीक है, जो अभी मैंने बताया था, इसका नाम है अजर, अजर नदी, अजर नदी, ठीक है। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे वरना है, तवा है, ठीक है, और इसके साथ साथ ठीक है कोलार है, ठीक है, उरी है। ये प्रमुख नदियाँ, एक सब की सभी नदियाँ नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि लाइट भी प्रॉब्लम कर रही है, लाइट बार बार आ रही है, कट रही है, और लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या भी यहाँ पर आपको हो सकता है साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं हट जाता हूँ। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से इसको नोट कर लीजिए, और आगे भी कंटिन्यू हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, ठीक है। चलिए।